हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके इस चैनल नोशन एडुयू पर। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। फिर से हम लोग दूसरे लेक्चर लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें हम लोग आज जो है प्रकाश के प्रवर्तन, जो हम लोग का चैप्टर शुरू हुआ था फिजिक्स चैप्टर 2 चैप्टर 1 है ना, प्रकाश का प्रवर्तन जो हम लोगों का शुरू हुआ था, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर मतलब शुरू नहीं करके सबसे पहले लेक्चर में हम लोग साइंस का 100% हम लोग इंट्रोडक्शन देखे हुए थे कि साइंस विज्ञान होता क्या है, फिर विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। फिर हम लोग देखे थे क्लास 10th में कौन कौन सा हम लोगों को साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ए टू जेड बात हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना। आज से शुरू हो रहा है हम लोगों का प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। इंट्रोडक्शन हम लोग करने वाले हैं कि प्रकाश क्या होता है, और प्रकाश संबंधी आज बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे ही प्रकाश से रिलेटेड आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग एबल हो जाएंगे पढ़ने के लिए प्रकाश का प्रवर्तन। ये जो प्रकाश की घटना है, उसे समझने के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रकाश के बारे में ए टू जेड बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों को दोनों प्रकाश की ही घटना है, इसलिए प्रकाश के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि प्रकाश होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हम लोग समझेंगे, और फिर आगे हम लोग का कंसेप्ट जो है और क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, हमारे आसपास में जो है वो क्या होती है, वस्तुएं होती है ना। हमारे आसपास में देखा जाए तो दो चीज पाई जाती है, एक पाया जाता है हम लोग का वस्तु, और दूसरा पाया जाता है ऊर्जा, ठीक है ना। तो एक तो होता है हमारे आसपास में वस्तु होता है, और दूसरा होता है ऊर्जा। वस्तु को हम लोग पदार्थ भी बोलते हैं। अब पदार्थ और ऊर्जा में क्या अंतर होता है, तो पदार्थ उसे कहा जाता है जिसमें कुछ गुण होना चाहिए, जिसमें जैसे उसमें द्रव्यमान होना चाहिए, वो कणों से मिलकर बना होना चाहिए, उसका आयतन होना चाहिए, है ना। उसका आयतन भी होना चाहिए, और वो कुछ निश्चित स्थान घेरता है, उसी को हम लोग आयतन बोलते हैं। तो कुछ गुण ऐसे हैं, है ना, वो अगर उपस्थित है तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। लेकिन हमारे आसपास के वे सभी वस्तुएं या वैसे मतलब वस्तुएं या पदार्थ जिनमें ये नहीं पाया जाता है, द्रव्यमान नहीं होता है, आयतन नहीं होता है, जो अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, ये सारा गुण यदि उसमें है, नहीं है तो वो पदार्थ कहलाएगा। अगर नहीं है लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करता है, हमारे कार्य में मदद करता है, तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ऊर्जा को क्या बोलते हैं, एनर्जी इंग्लिश में बोला जाता है। और एनर्जी जो होता है कार्य करने की क्षमता होती है। अगर कोई भी कार्य करना हो तो उस कार्य को करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। और ऊर्जा में कण नहीं उपस्थित होते हैं, ऊर्जा जो है स्थान नहीं घेरता है, उसमें द्रव्यमान नहीं होता है, ये सारे गुण उपस्थित होते हैं, है ना ऊर्जा में। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि बिजली जो है, देखते हैं कि तार में जो है बिजली आ गया, तो क्या तार का द्रव्यमान बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता है ना। सूर्य से प्रकाश जो आता है, क्या उसमें द्रव्यमान होता है, नहीं होता है। अगर लोहा है, रॉड वगैरह जो है, उसको जब हम लोग गर्म कर देते हैं, तो क्या उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता है। तो ये सारे के सारे उपस्थित होते हैं गुण उसमें, लेकिन उससे कोई भी चीज प्रभावित नहीं होता है, दैट मीन्स वो है ऊर्जा। अब ऊर्जा के कई सारे रूप हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, जैसे प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। हम लोग जो हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ध्वनि, ध्वनि भी एक ऊर्जा है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं, दैट मीन्स विद्युत, है ना, विद्युत धारा भी एक ऊर्जा ही है। तो ये सारे के सारे भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के उदाहरण हैं, जो कार्य करने में सहायक होते हैं, ठीक है ना। अब क्या कार्य करते हैं, तो अलग अलग ऊर्जाओं के अलग अलग कार्य होते हैं।
जैसे अगर हम लोग प्रकाश के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक वैसी ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। यही है प्रकाश का डेफिनेशन। आप लोगों को जो है ये सारी बातें नोट करते चलना है, हम इरेज कर देंगे या फिर वीडियो को जो है प्रीवियस करके बैक करके आप लोगों को नोट कर लेना है। जब नोट्स बनाना है एक बार पूरे लेक्चर को कंटिन्यू देख लेना है, उसके बाद वीडियो को पॉज कर करके और उसके बाद नोट्स आप लोगों को बनाते रहना है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसको इरेज करते हैं और लिखते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश का डेफिनेशन होगा, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रकाश का डेफिनेशन हो गया। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। अभी जो है आप लोग देख पाते हैं क्योंकि इससे जो है प्रकाश निकल रहा है। दिन में सूर्य से प्रकाश आता है, जैसे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो देखने के लिए प्रकाश चाहिए ही चाहिए, है ना। अब जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, यहाँ पर कुछ नोट आप लोगों को बता रहे हैं और नोट आप लोगों को याद रखना है कि जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है, ठीक है ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। प्यारे बच्चों, प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उन सभी को हम लोग दीप्त या प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। अगर जैसे इसका उदाहरण हम लोग बात करते हैं, तो जैसे में बात करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा जलती हुई मोमबत्ती। प्यारे बच्चों, जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य है ना, जुगनू जो होता है ना, जिसको भगजुगनी लोग बोलता है, वो जो गांव में देखने पे पेड़ के पास जो है रात में चमकते रहता है, वही उसी को जुगनू हम लोग बोलते हैं। उसी तरह से जलती हुई लालटेन, बल्ब, ये सारे के सारे जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो सारे दीप्त वस्तु कहलाते हैं या प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है जो भी पदार्थ, उसे अदीप्त वस्तु कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना है, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त वस्तु कहा जाता है, अदीप्त वस्तु कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कपड़ा हो जाएगा। चंद्रमा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखना है, चंद्रमा हो जाएगी, है ना। मिट्टी, पत्थर, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे। अच्छा, बल्ब भी हो जाएगा। जब बल्ब स्विच ऑफ है तो प्रकाश तो उत्पन्न कर नहीं रहा है, तो वो हो जाएगा अदीप्त वस्तु, ठीक है ना। तो जो भी प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त वस्तु या प्रदीप्त, जो नहीं उत्पन्न करता है उसे अदीप्त वस्तु हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अगला हम लोग बात करते हैं, याद रखना है कि जिससे भी प्रकाश उत्पन्न करता है वो तो हम लोग समझ लिए, लेकिन जिससे हम लोग को प्रकाश प्राप्त होता है ना, उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। और जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता है वो भी दो प्रकार का हो सकता है प्यारे बच्चों। एक हो सकता है मानव निर्मित और दूसरा हो सकता है प्राकृतिक। तो मानव निर्मित वैसे प्रकाश के स्रोत होंगे, यह दीप्त वस्तु होगा जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, जैसे बल्ब हो गया, लालटेन हो गया। और प्राकृतिक हो जाएगा जो प्रकृति के द्वारा दीप्त वस्तुएं बनाई गई है, जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए,
है ना, ये सारे के सारे प्राकृतिक हो जाएगा। जुगनू हो गया, ये सारे प्राकृतिक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब जो है कुछ डेफिनेशन है, आप लोग को 100% इसको नोट करना है और याद भी रखने हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश की विशेषताएं। तो प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, उन सारे के सारे विशेषताओं को हम लोग लिखेंगे अभी और याद भी रखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है बच्चों। प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा है। और दूसरा याद रखना है क्या, कि सूर्य से जो हम लोगों को प्रकाश प्राप्त होता है उसको सौर ऊर्जा बोलते हैं, एक ऊर्जा का रूप है। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, प्रकाश के बारे में। तो याद रखना है क्या, कि प्रकाश जो है, प्रकाश इसका वेग जो है वो वायु या निर्वात में, अर्थात जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसमें या वायुमंडल के ऊपर निर्वात में कितना होता है। तो याद रखना है कि प्रकाश का वेग जो होता है बच्चों, प्रकाश का वेग वो 3 गुना 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और सबसे पहले किसने प्रकाश के वेग को मापा था। तो याद रखना है कि प्रकाश का वेग जो है मापा गया था सबसे पहले किसके द्वारा बच्चों, तो रोमर के द्वारा मापा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तीसरी बात याद रखना है क्या, कि प्रकाश जो है प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में, जैसे प्रकाश अगर हवा में प्रवाह करेगा तो उसका चाल अलग होगा, प्रकाश अगर पानी में प्रवाह करता है तो उसका चाल अलग होता है, प्रकाश अगर कांच में प्रवाह करता है तो उसका चाल अलग होता है। तो याद रखना है बच्चों कि प्रकाश का चाल जो होता है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि देखिए, प्रकाश जो है या जो भी ऊर्जा होता है वो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता है। तो जब भी कोई ऊर्जा ट्रांसफर हो, दैट मीन्स अगर मान लेते हैं ए से बी तक कोई ऊर्जा का प्रवाह हुआ और इसके प्रवाह होने में बीच में वो किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया, उसका सीधा प्रवाह हो गया, तो उस प्रकार के गुण को हम लोग बोलते हैं बच्चों तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य नहीं बोलकर एक और बात बोल सकते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग उसको कहा जाता है। यानी वैसे ऊर्जा जिसको प्रवाह होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। जैसे अगर मेरे आवाज जो है आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्योंकि आसपास में हवा है, अगर हवा को हटा दिया जाए तो ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। तो यानी इसको प्रवाह होने के लिए वायु चाहिए ही चाहिए, ठोस भी चाहिए या तरल में भी हवा आवाज जो है ट्रेवल करता है, ध्वनि ट्रेवल करता है, लेकिन प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः याद रखना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है ना बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है ना। ये सारी बातें जो है प्रकाश के बारे में याद रखना है कि प्रकाश क्या है और प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हम लोग देखें। अब भी और भी बहुत सारी बातें हम लोग प्रकाश के बारे में करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में इसको जो है आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप लोग को प्रीवियस करके मतलब बैक करके और आप लोग को इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। अब अगला हम लोग देखते हैं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट जो होगा हम लोगों का, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, अगला कंसेप्ट होगा अब हम लोग का किरण। तो देखिए, प्रकाश जो है ट्रैवल तो करता है, इतना तो हम लोग को पता है कि प्रकाश जो है ट्रैवल करता है। तो प्रकाश जब ट्रैवल करता है तो कैसे ट्रैवल करता है, कैसे यात्रा करता है ना। भले ही माध्यम का वो प्रयोग नहीं करता है, लेकिन प्रकाश जो है यात्रा कैसे करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है। तो याद रखना है कि प्रकाश जो है एक जिस भी पथ से ट्रैवल करता है वो पथ जो होता है सरल रेखीय होता है, ठीक है ना। एक सीधी रेखा पर होता है, इस तरह से सीधी रेखा पर होता है। और प्रकाश के पथ को दिखाने के लिए जो हम लोग सीधी रेखा खींचते हैं उसको कहा जाता है किरण बच्चों, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। यानी प्रकाश के पथ को जिससे हम लोग दिखाते हैं उसको किरण कहा जाता है। तो किरण का डेफिनेशन हो जाएगा, प्रकाश के पथ को
दर्शाने के लिए खींचे गए आरेख को किरण कहा जाता है, किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश के पथ को दर्शाने के लिए खींचे गए आरेख को ही किरण कहा जाता है। अब इसको दिखाया कैसे जाएगा, जैसे मान लेते हैं ए से बी की ओर जा रहा है, तो इसको संकेत में इस तरह से ए से बी और बी पर एरो लगा देते हैं। ठीक है ना, किरण जो होता है एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, इतना बात याद रखना है। ठीक है ना, तो ये हो गया हम लोग का किरण। अब हम लोग को समझना है किरण पुंज। तो जैसे अगर मान लेते हैं एक किसी भी प्रकाश स्रोत का, जैसे मान लेते हैं कि सन ही है, सन प्रकाश स्रोत ले लिए, तो सन से जो किरणें निकलती है वो सभी दिशाओं में निकलती है, यानी यहां से जो है एक डायरेक्शन में ट्रैवल ये नहीं करता है। ठीक है ना, वो सभी दिशाओं में। एक और बात याद रखना है क्या, कि प्रकाश जो है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है बच्चों। ठीक है ना, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, वो वक्र रेखा में गमन नहीं करता है, इतना बात याद रखना है। इसीलिए जैसे सूर्य से बहुत सारी किरणें आपस में निकल रही है, तो एक किरण होगी तो उसको किरण बोलेंगे। जब भी कहीं बहुत सारी किरणें होंगी, जैसे बल्ब से जो प्रकाश आ रहा है वो सभी दिशाओं में बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, तो किरणों के समूह को याद रखना है, किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। तो किरण पुंज का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं तो याद रखना है क्या बच्चों, किरणों के समूह को जहां पर भी बहुत सारी किरणें होती हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, किरणों के समूह को ही किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है ना, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है जहां पर बहुत सारी किरणें हो। अब इसके कई सारे प्रकार होते हैं, कई वर्गीकरण में हम लोग इसको बांटे हुए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे मान लेते हैं किरण इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी किरणें हैं, तो इस सभी किरणों के समूह को ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, किरण पुंज कहा जाता है। याद रखना है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है बच्चों। ठीक है, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। अब हम लोग इसका वर्गीकरण देखने वाले हैं कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। उस टाइप से अगर हम लोग देखें तो याद रखना है, किरण पुंज को 3 वर्गों में विभाजित हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला याद रखना है बच्चों, पहला याद रखना है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है बच्चों, दूसरा होगा समानांतर किरण पुंज, और तीसरा होगा बच्चों अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब तीनों का डेफिनेशन पहले हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे और उसके बाद ही हम लोग इसका डेफिनेशन लिखने वाले हैं। ठीक है ना, तो अभिसारी, अपसारी और समानांतर 3 किरण पुंज होता है, मतलब 3 तरह के किरणों के समूह हम लोग के आसपास में हो सकते हैं। है ना, कैसे हो सकता है, तो जैसे मान लेते हैं एक बल्ब हो गया, हम बल्ब यहाँ पर जला दिए, तो इससे किरणें चारों तरफ फैलेंगी, है ना, चारों तरफ सभी डायरेक्शन में। तो एक जगह से बहुत सारी किरणें बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि जब लेंस लेते हैं हम लोग, लेंस, और जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह में मिलता है वो लेंस लेकर और सूर्य के प्रकाश में जाते हैं, तो देखते हैं क्या नीचे बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही है ना। और तीसरा कंडीशन हम लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले अभिसारी किरण पुंज क्या होता है वो ध्यान से समझना है। तो किसी एक बिंदु पर, जैसे लेंस के द्वारा हम लोग बहुत सारी किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देते हैं। ठीक है ना, तो जब किसी एक बिंदु पर
बहुत सारी किरणें मिलती है तो उन्हीं किरणों के समूह को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना। अभिसारी किरण पुंज क्या है? किसी एक बिंदु पर मिलने वाले किरणों के समूह को, किसी एक बिंदु पर मिलने वाले किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। दूसरा है समानांतर, तो एक दूसरे के समानांतर, है ना, सारा का सारा एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। तो एक दूसरे के समानांतर गमन करने वाले किरणों के समूह को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा देखें हम लोग, तो याद रखना है, जैसे बल्ब का एग्जांपल दिए हैं, तो बल्ब से सारी किरणें चारों तरफ फैलती हैं। तो किसी एक बिंदु से निकलने वाले किरणों के समूह को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना। और इस तरह से ये तीनों का डेफिनेशन जो है आप लोग लिख सकते हैं। और डेफिनेशन क्या होगा? तो डेफिनेशन को मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है ना। आप लोग को जो है हर एक डेफिनेशन को इसके नीचे लिखना है। ठीक है ना। यहां पर आप लोग को लिखना है, क्योंकि यहां पर जगह तो है नहीं, तो हम लोग जो है इसको तो आप लोग आई होप नोट कर लिए होंगे, तो इसके जगह पर ही मैं इसको लिख रहा हूं। ठीक है। चलिए, सबसे पहला हम लोग का है अभिसारी किरण पुंज। तो किसी एक बिंदु पर मिलने वाले किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा है, इसके नीचे आप लोग इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा है हम लोगों का बच्चों समानांतर किरण पुंज। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, एक दूसरे के समानांतर गमन करने वाले किरण पुंज को समांतर किरण पुंज बच्चों कहा जाता है। समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों। और तीसरा है हम लोग का अपसारी किरण पुंज। तो याद रखना है, किसी बिंदु से या बिंदु स्रोत से लिख सकते हैं, बिंदु स्रोत से निकलने वाले किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और इस तरह से हम लोग का किरण पुंज भी समाप्त हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट जो है कुछ बातें और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कि जैसे देखिए, जितने भी आसपास में हम लोग पदार्थ देखते हैं, तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग जो होता है वो कण होता है। और उस कण को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है बच्चों, परमाणु बोलते हैं। हमारे आसपास में जो भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम भाग होते हैं, उस कण को हम लोग बच्चों परमाणु बोलते हैं। उसी तरह से याद रखना है कि प्रकाश जो होता है, इसको जो है नोट में आप लोग को नीचे लिख लेना है बच्चों। नोट में प्रकाश के कण को फोटोन कहा जाता है बच्चों। फोटोन कहा जाता है, प्रोटॉन नहीं, याद रखना है, फोटोन कहते हैं। ठीक है बच्चों। ये सब छोटी छोटी बातें हैं और आप लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है ना। प्रकाश के कण को बच्चों क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हम लोग किरण क्या है और किरण पुंज क्या है, ये जो है हम लोग स्टडी कर लिए। अब नेक्स्ट बारी हम लोग का अगले टॉपिक समझने का। तो अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है किरण पुंज का वर्गीकरण। हम लोग प्यारे बच्चों देख लिए। अब देखना है हमारे आसपास पदार्थों का वर्गीकरण जो है किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि पदार्थ क्या है ना।
हमारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और जो अवरोध उत्पन्न करता है यानी उठाने पर जो विरोध करता है, उसी सभी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पदार्थ बोलते हैं। ठीक है ना? तो पदार्थ जो है हमारे आसपास में उनका वर्गीकरण है, लेकिन वर्गीकरण करना है, लेकिन किसके आधार पर? पदार्थों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। वर्तमान में हम लोगों को पदार्थों का वर्गीकरण प्रकाश के पारदर्शिता के आधार पर करना है कि प्रकाश जो है क्या उसमें से पार करता है, या थोड़ा करता है, या पूरा करता ही नहीं है, या फिर मतलब प्रकाश कंप्लीटली पार कर जाता है। इस आधार पर हम लोग को पदार्थ का वर्गीकरण देखना है बच्चों। तो याद रखना है कि पदार्थ को मतलब पारदर्शिता के आधार पर, है ना, पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं किसके आधार पर? पारदर्शिता के आधार पर बच्चों। ठीक है ना? पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है ना बच्चों? अब इसके जो है पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, याद रखने हैं बच्चों। ठीक है ना? पहला होता है पारदर्शी पदार्थ। ठीक है बच्चों? दूसरा होता है पारभासी पदार्थ, और तीसरा होता है बच्चों अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है बच्चों? मतलब पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो कुछ ऐसे हमारे आसपास में वस्तुएं होती है जिनसे प्रकाश आर पार कर जाता है, दैट मीन्स उसमें प्रकाश प्रवाह होता है। जैसे हवा, हवा से अगर प्रवाह नहीं होता तो सूर्य से तो यहाँ पर धरती पर तो प्रकाश आता ही नहीं, है ना? दूसरा हो गया, अगर धुंध का बात करते हैं ना, जैसे अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, तो इसमें गाड़ी का हेडलाइट जो होता है आगे तक ज्यादा उसका प्रकाश नहीं जाता है। वही अगर साफ दिन रहता है ना, गर्मी वगैरह का दिन रहता है, तो काफी दूर तक प्रकाश जाता है। तो प्रकाश जाता है धुंध में, लेकिन थोड़ा सा जाता है, मतलब इसे कम प्रकाश पार करता है। वहीं अगर ईंट रख दे, लकड़ी रख दे, तो क्या उसे प्रकाश पार करेगा? नहीं करता है। तो जिससे भी पूर्ण रूप से प्रकाश पार कर जाता है बच्चों, उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। यानी वैसा पदार्थ जिससे पूर्णतः प्रकाश पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश कम मात्रा में पार करता है या अंशतः प्रकाश पार करता है उसे पारभासी पदार्थ। और वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं करता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये तीनों का डेफिनेशन विथ एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। तो पहला में हम लोग देखने वाले हैं पारदर्शी पदार्थ क्या है। ठीक है बच्चों? तो पारदर्शी पदार्थ का हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्णतः पार कर जाता है वे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों? और जैसे में हम लोग देखें, तो जैसे में याद रखना है आप लोगों को, क्या होगा? जैसे में वायु याद रखना है, जल याद रखना है, कांच याद रखना है, प्लास्टिक याद रखना है, और ये सारे पारदर्शी पदार्थ होते हैं इत्यादि हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा अगर बात करते हैं हम लोग बच्चों, और दूसरा होगा हम लोग का पारभासी पदार्थ। और इसका डेफिनेशन होता है बच्चों वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अंशतः पार करता है वे उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों? जैसे कई सारा हो सकता है ना,
जैसे तेल से अगर हम लोग पेपर को भिगा देते हैं तो उससे भी कम प्रकाश पार करता है। कांच को अगर घिस दिया जाता है तो उससे भी कम प्रकाश पार करता है ना। तो तेल से भीगा पेपर, तेल से भीगा पेपर, दूसरा घिसा हुआ कांच, कुहासा, ठीक है बच्चों, इत्यादि लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा जो है हम लोग का, तीसरा अपारदर्शी है। ठीक है बच्चों, अपारदर्शी पदार्थ। और याद रखना है, अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिससे होकर प्रकाश नहीं पार करता है। ठीक है ना, तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं करता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगर जैसे हम लोग बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम लोग लकड़ी बोल सकते हैं, लकड़ी हो जाएगा, है ना बच्चों। उसके बाद हम लोग का दीवार हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, हम लोग स्वयं हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है पारभासी, और तीसरा अपारदर्शी। ठीक है ना बच्चों। तो इस चैप्टर में हम लोगों को अपारदर्शी पदार्थों के बारे में हम लोगों को मतलब पढ़ना है, जिसमें हम लोग मेन रूप से दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। दर्पण क्या होता है ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। इतनी सारी बातें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना। अब बारी है हम लोगों का, इस चैप्टर में प्रकाश से संबंधित इंट्रोडक्शन जो है वो हम लोग का समाप्त होता है। अब इस चैप्टर में हम लोग को इंटर करने की बारी आ जाती है। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक थोड़ा सा डिस्कस किए हैं दर्पण के बारे में। तो दर्पण जो है एक अपारदर्शी पदार्थ होता है जिसे प्रकाश पार नहीं करता है। लेकिन दर्पण बनाया कैसे जाता है? तो हम लोग जो है मार्केट जाएंगे, मार्केट से कांच खरीद के लाएंगे, जो ग्लास वगैरह यूज किया जाता है ना, जो मतलब प्लेन ग्लास जो होता है उसको हम लोग खरीद कर लाते हैं। और मान लेते हैं हम लोग मार्केट से गए और एक प्लेन ग्लास खरीद के ले आए, ये हम लोग का कांच है। अब इसमें एक साइड में हम लोग इसमें इस तरह से पेंट कर देते हैं। ठीक है ना, पेंट कर देते हैं। ये पेंट को डिनोट किया जाता है इस तरह से कि मान लेते हैं इसमें पेंट कर दिया गया, अब ये बन गया अपारदर्शी। पहले जो कांच लाए थे वो पारदर्शी था, लेकिन पेंट कर देने के बाद हम लोग का वो अपारदर्शी बन जाता है ना। अब इस पर अगर हम लोग प्रकाश की किरण लाते हैं तो वो प्रकाश की किरण जो है वो पार नहीं करेगा, है ना। ये पार नहीं करेगा, ये इधर ही रह जाएगा, या इसमें कुछ घटनाएं घटेंगी। वो सारी की सारी हम लोग घटनाएं को देखने वाले हैं। तो आप लोग को जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इसका कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, अगला कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग समझ सकते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। अब ये जो है काफी इंपॉर्टेंट एक घटना है प्रकाश से संबंधित, जिससे आप लोगों को प्रकाश से संबंधित पहली घटना के बारे में आप लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जो है प्रकाश का प्रवर्तन। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब ये होता क्या है तो ध्यान से समझिएगा। ये समझने के लिए हम लोग क्या समझते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, कि हम लोग जब भी किसी अपारदर्शी वस्तु को, अब वो चाहे कोई भी वस्तु हो सकता है, चाहे वो दीवार हो सकता है ना, चाहे वो कुछ भी वस्तु हो जो अपारदर्शी, जिससे प्रकाश पार नहीं करता हो, वो वस्तु को लेना है और उसके सामने प्रकाश की किरण को ले जाना है। जैसे मान लेते हैं हम लोग देखें कि दर्पण जो है एक अपारदर्शी वस्तु है, तो उसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, इस तरह से अपारदर्शी वस्तु को ले लिए। ठीक है ना बच्चों, अपारदर्शी वस्तु को ले लिए, और ये वस्तु हम लोग का कुछ और नहीं, ये हम लोग का दर्पण है। और दर्पण कैसे बनाते हैं, तो सिंपल हम लोग कांच खरीद कर लाते हैं और उसमें किसी एक सतह को पेंट कर देते हैं, जिससे वो हम लोग का दर्पण अर्थात मिरर बन के तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का मिरर बन के
तैयार हो चुका है। अब बारी है कि इसमें किस प्रकार से प्रकाश का प्रवर्तन होता है वो समझने की। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे करते हैं, तो इस पर हम लोग किसी एक किरण को लाते हैं, इस पर हम लोग किरण को लाए। अब देखते हैं क्या कि अगर हम लोग किसी अपारदर्शी वस्तु पर किसी किरण को लाते हैं, हम लोग देखें ना किरण से एक मतलब जिस पथ से हम लोग प्रकाश को दिखाते हैं उसी को हम लोग किरण बोलते हैं। एक किरण लाए तो देखते हैं क्या कि प्रकाश का घटना हम लोग जानते हैं क्या कि प्रकाश हमेशा हमेशा सरल पथ पर गमन करता है ना। ये प्रकाश की हम लोग की घटना है कि प्रकाश हमेशा सरल पथ पर गमन करता है। लेकिन यहां पर तो ठीक है, प्रकाश सीधे आया, लेकिन देखते हैं क्या कि यहां से टकराने के बाद प्रकाश जो है इस तरह से मुड़ जाता है ना। देखिए वो सीधा ही जा रहा है, लेकिन इसको जाना चाहिए सीधा ना, क्योंकि प्रकाश का हम लोग जानते हैं क्या कि वो हमेशा सीधे जाता है, तो उसको सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन सीधा जाएगा नहीं, वो मुड़ जाता है। और चूंकि मुड़ गया यानी उसका गुण जो है बदल गया, और यही गुण बदलना जो है घटना कहलाता है, और वही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब भी किसी अपारदर्शी माध्यम पर या वस्तु पर कोई प्रकाश की किरण आकर टकराती है और उसी दिशा में लौट जाती है या उसी माध्यम में लौट जाती है, जैसे मान लेते हैं अगर ऊपर जो है वायु से आ रहा था तो आया, टकराया और उसी वायु में चला गया, वो आर पार नहीं किया, वो सीधा चला गया, इसे मुड़कर उसी माध्यम में लौट गया, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब भी किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश जाएगा, टकराएगा, और टकराने के बाद जिधर से जा रहा है उसी तरफ वापस लौट जाएगा, वो पार नहीं कर पाएगा, यही घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। है ना बच्चों, यानी वो पार नहीं कर पाएगा। और ये तभी हो सकता है जब सामने हम लोग क्या ले, अपारदर्शी वस्तु। तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस चैप्टर में हम लोग अपारदर्शी वस्तु के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो उसका अगर हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं तो होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है बच्चों, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से आकर टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम से मतलब वायु से आई थी तो वायु में ही लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग बच्चों बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। अब ये जो हम लोग को किरण प्राप्त हो रहा है, अगर मान लेते हैं एक और किरण को यहाँ पर आपतित हम लोग मतलब लेकर आए तो इसी तरह से हम लोगों का इसी तरह से टकरा कर वो एक और किरण हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। यानी जितने किरण हम लोग लेंगे, किरण पुंज लेंगे तो किरण पुंज ही प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग अपारदर्शी वस्तु लिए हैं उस आधार पर देखा जाए तो हमेशा जो है अपारदर्शी वस्तु प्लेन तो नहीं हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग प्लेन लिए हुए हैं, प्रकाश जो आ रहा है जिस अपारदर्शी वस्तु से टकरा रहा है, क्या वो हमेशा प्लेन ही हो सकता है? नहीं हो सकता है, वो वक्र भी हो सकता है या प्लेन भी होगा।
तो प्लेन और वक्र पर जब प्रकाश की किरण टकराता है तो ये जो किरण हम लोग को प्राप्त हो रहा है वो एक समान प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश के प्रवर्तन के मुख्य दो प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं तो उसको हम लोग यहां पर समझते हैं बच्चों। तो याद रखना है, यहां पर हम लोग देखने वाले हैं, यहां हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम लोग उसको समझते हैं और वहां डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का वर्गीकरण, ठीक है ना बच्चों। प्रकाश के परावर्तन का वर्गीकरण, ठीक है बच्चों। प्रकाश के परावर्तन का वर्गीकरण हम लोग देखें तो पहला होता है क्या, पहला होता है हम लोगों का सतत, ठीक है ना, सतत परावर्तन, है ना। सतत परावर्तन होता है। दूसरा असतत बोल सकते हैं ना, इसको बोलते हैं रेगुलर और इररेगुलर, इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है ना। तो सतत परावर्तन क्या होता है, यहाँ सत हो गया है, सतत होगा, ठीक है ना बच्चों। सतत, सतत, रेगुलर, ये होता क्या है कि जब भी हम लोग किसी समतल सतह पर, जैसे हम लोग दर्पण लिए हुए हैं, तो समतल सतह पर जब प्रकाश की किरणें हम लोग लेते हैं और बहुत सारी किरणों को जब हम लोग आपतित कराते हैं, यहाँ पर पहली किरण आई, आपतित हुई, बहुत सारी किरणों को लेकर आए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बहुत सारी किरणें हम लोग को प्राप्त होती है उसमें एक समानता होता है, क्या बच्चों। तो यहाँ पर जिस तरह से हम लोग समानांतर किरण पुंज लिए हैं उसी तरह से परावर्तन में भी समानांतर किरण पुंज हम लोग को प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। दूसरा हम लोग लेते हैं जो होता है असतत, असतत परावर्तन। और ये क्या होता है बच्चों, तो जब भी हम लोग वक्र सतह पर किरण लेते हैं, वक्र सतह पर, तो एक तो आता भी अजीब सा है ना, इधर उधर आता है, और जाता भी इस तरह से, परावर्तन के बाद भी हम लोग को कहीं से भी प्राप्त हो जाता है किरणें, ठीक है ना। तो यहां से ऐसे प्राप्त हो गया, कैसे भी, यहाँ पर चूंकि वक्र सतह है तो कैसे भी किरणें आएगी और परावर्तन के बाद किसी भी तरह से जाती हैं, तो इसको कहा जाता है असतत परावर्तन, ठीक है बच्चों। तो दो प्रकार का परावर्तन होता है। पहला होता है सतत, इसका डेफिनेशन होता है क्या, समतल सतह से, समतल सतह से होने वाले परावर्तन को, परावर्तन को बच्चों सतत परावर्तन कहते हैं। जैसे हमारे दीवार जो है, दीवार से होने वाला परावर्तन सतत परावर्तन होगा, है ना। लेकिन कोई वक्र सतह हो, कोई भी वक्र सतह हो, तो उससे जो परावर्तन होता है वो असतत होता है। तो यहां हो जाएगा इसका डेफिनेशन, वक्र सतह से होने वाले परावर्तन को असतत परावर्तन कहते हैं। और इस तरह से परावर्तन के दो प्रकार, एक सतत होता है रेगुलर और दूसरा इरेगुलर होता है। समतल सतह से होगा तो सतत कहलाएगा, और असमतल सतह यानी वक्र सतह से होगा तो वो असतत कहलाएगा। और इस तरह से हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन का वर्गीकरण क्या है वो हम लोग समझ लिए। प्रकाश का परावर्तन एक बार और हम लोग रिकॉल करते हैं। तो जब किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है प्रकाश के, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये जो परावर्तन हो रहा है, या दर्पण में जो हम लोग सतह वगैरह लिए हुए हैं, जो यहाँ पर किरणें प्राप्त हो रही है, जो किरणें आ रही है, उसमें कुछ नामकरण होता है। तो अब बारी है हम लोग कि इन सभी के बारे में कुछ नाम हम लोग जाने, ताकि इसका साइंटिफिक तरीका से इसका नाम लेकर बुला सके, और जब भी आगे हम लोग नाम ले तो उस वो आप लोग को समझ में आए। तो एक एक करके अब हम लोग सारे इसमें नामकरण को सीखने वाले हैं, यानी परावर्तन से संबंधित जो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, इसमें जो बातें होती है, जो नाम होता है, जैसे जो किरणें आ रही है उनको आपतित किरण कहा जाता है ना। ये दर्पण का जो नीचे वाला सतह होता है उसको कलई सतह कहा जाता है। तो ये सभी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में
परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होंगी, उन सभी विशेषताओं के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बारी है हम लोग का परावर्तन संबंधित एक मिनट, यहाँ पर हम लोग देखने वाले बच्चों अब प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है ना बच्चों, तो अभी हम लोग देखे हैं कि परावर्तन, अब हम लोग सतत का ही बात करने वाले हैं, समतल सतह पर ही बात करेंगे, वही हम लोग देखने वाले हैं, सो दैट उसी डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग दर्पण लेते हैं। तो दर्पण में जो सतह पेंट किया जाता है, ठीक है बच्चों, जो सतह पेंट किया जाता है उसको हम लोग पेंटेड सरफेस और हिंदी में कलई सतह बोलते हैं, कलई सतह कहते हैं। ठीक है, कलई सतह कहा जाता है, याद रखना है, कलई सतह। इंग्लिश में बोलेंगे पेंटेड सरफेस। ठीक है बच्चों, पेंटेड सरफेस कहा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि जो किरण यहां पर आकर आता है और दर्पण से टकराता है, उस किरण को हम लोग बच्चों, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है बच्चों, जो किरण आकर सतह से टकराता है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जिस बिंदु पर आकर टकराता है आपतित किरण, अच्छा एक और बात कि जिस सतह पर आकर टकरा रहा है, जैसे दर्पण है तो एक भाग तो हम लोग सतह को पेंट कर दिए तो वो पेंटेड सरफेस जो पीछे वाला सतह होता है, और जो सामने वाला सतह है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों परावर्तक सतह, परावर्तक सतह बोलते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्टेड सरफेस कहा जाता है बच्चों, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है ना, तो आपतित किरण हो गया। उसके बाद जो है कि इस आप जिस बिंदु पर, यानी परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराता है उस बिंदु को बच्चों आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, आपतन बिंदु कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरा आपतन बिंदु, और ये जो हम लोग का प्रवर्तक सतह है इस पर एक काल्पनिक रेखा हम लोग खींचते हैं जो लंबवत होता है। ठीक है ना, प्रवर्तक सतह के लंबवत होता है और उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अभिलंब कहते हैं इसको, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, और इसको एन से, कैपिटल एन से हम लोग डिनोट करते हैं। अब जो है नेक्स्ट, अब हम लोग की बारी आ गई, जो किरण परावर्तन के बाद प्राप्त होता है इस तरह से, इस किरण को बच्चों परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। दो और नाम है, याद रखना है। अगला दो नाम है कि जो अभिलंब है और आपतित किरण है इसके बीच एक कोण बनता है, और इस कोण को आई से लिखते हैं, और इस कोण को कहा जाता है प्यारे बच्चों आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है बच्चों, उस कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, और इसको आर से लिखा जाता है, परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए क्या कि जो किरण आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं बच्चों, और आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा हुआ रहता है जिसे अभिलंब कहते हैं, और जो परावर्तन के बाद किरण प्राप्त होता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, और आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है बच्चों उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं बच्चों। और इस तरह से ये सारा का सारा नाम इंपॉर्टेंट है, इसमें का कुछ हम जो है डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है उनका डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है ना बच्चों, जिसमें सबसे पहले हम लोग आपतित किरण का डेफिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो परावर्तक सतह से इसका ऐसे काउंटिंग लिख देते हैं जिससे आप लोगों को डेफिनेशन जो है समझ में आ जाए किसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो परावर्तक सतह से आकर टकराने वाली
टकराने वाली किरण को क्या बोलते हैं बच्चों? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर पे है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु का डेफिनेशन होगा आपतित किरण जिस बिंदु से, या ऐसे लिख सकते हैं, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है, जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं बच्चों। ठीक है। और तीसरा डेफिनेशन याद रखना है अपरावर्तित किरण का। ठीक है ना बच्चों? परावर्तित किरण क्या है? याद रखना है परावर्तन के बाद प्राप्त किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। चौथा डेफिनेशन याद रखना है आपतन कोण का। ठीक है ना? तो आपतन कोण का यहाँ डेफिनेशन आप लोग को लाइन से, इसके डायग्राम के नीचे आप लोग को लाइन से आप लोग को नोट करना है। तो आपतन कोण क्या है? तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको बच्चों याद रखना है आई से डिनोट किया जाता है, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो पांचवा हम लोग डेफिनेशन देखेंगे किसका? तो याद रखना है परावर्तन कोण का। ठीक है बच्चों। तो याद रखना है अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। और इस तरह से हम लोग जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए। अब बारी है ये क्लास खत्म करने की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परावर्तन का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद दर्पण, फिर प्रतिबिंब क्या होता है, किरण आरेख क्या होता है, सारे के सारे हम लोग इसी तरह से एक एक करके हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो है करना नहीं भूलना है, क्लास को शेयर करना है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। फिर नए क्लास में मिलते हैं नए जुनून के साथ। आप लोगों का मतलब फिर से वेलकम रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।